जुनून के जाने के बाद हसरत अपना आईपैड और फोन बेड पर फेंकते हुए अपना कोट निकालकर उसे भी सोफे पर रख दिया और बैल्कनी में चला गया। वहीं जुनून अपने रूम में आकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई थी। हसरत कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ा रहा, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। हसरत फोन की रिंग की आवाज सुनकर रूम में जाते हुए बेड से फोन उठाकर कॉल पिक कर लिया। कॉल के दूसरी तरफ से वियन ने कहा, बॉस, हमें मिस जुनून के बचपन के बारे एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर उनकी आइडेंटिटी बहुत सफाई से छिपा दी है और उनकी 5 साल की कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है, पर उनके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हसरत ने अपने सर्द आवाज में कहा, फिर से इन्वेस्टिगेशन करो और उसके मॉम डैड के बारे में भी पता करो कि वो लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे, क्योंकि हमें उसके मॉम डैड से ही हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। कॉल की दूसरी तरफ से वियन ने कहा, ओके बॉस। हसरत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हसरत को पहले ही पता था जुनून का इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हसरत जुनून को पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन जुनून मुंबई में रहते हुए भी हसरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। पर अचानक ही जुनून 2 साल बाद खुद ब खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। हसरत ने बेड पर फोन फेंकते हुए बेड पर रखी 3-पीस सूट को देखते हुए कहा, मैं जल्द ही पता कर लूंगा कि तुम राज क्या है और तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो। पर अब तुम मेरी लाइफ में शामिल हो चुकी हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर भागने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी लैवेंडर गर्ल हो। हसरत इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वहीं मुंबई में रूही जॉब के लिए कंपनी ढूंढ रही थी और रूही सक्सेना कंपनी की जॉब को रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उस कंपनी का सीईओ ऋषि था। वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर भी लेती, पर ऋषि उसे अच्छे से काम करने नहीं देता। वो बार बार रूही को डिस्टर्ब करता, इसलिए रूही जॉब को रिजेक्ट नहीं कर रही थी। रूही जॉब ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, इसलिए वो एक कैफे में जाकर बैठ गई। वो ग्लास वॉल के पास बैठ गई और टेबल पर रखी ग्लास के पानी को पीते हुए बोली, कितना मुश्किल है एक जॉब ढूंढना। उसी पल किसी की आवाज आई, हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारा काम इजी कर दिया, तुम्हें जॉब देकर। वो आवाज ऋषि की थी। रूही ऋषि की तरफ देखने लगी, जो उसके तरफ ही आकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। रूही परेशान होकर बोली, आखिर कैसे हम दोनों एक्सीडेंटली मिल जाते हैं। ऋषि अपना दोनों हाथ आपस में फोल्ड करते हुए कहा, इस बार एक्सीडेंटली से नहीं, मैं खुद तुम्हारा पीछा कर रहा था। रूही जब से जॉब ढूंढने के लिए निकली है तब से ऋषि उसका पीछा कर रहा था। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, पर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करूंगी, तो चले जाओ यहाँ से। ऋषि मुस्कुराने लगा। रूही उसकी स्माइल देखकर चिढ़ गई। ऋषि शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना चाहती तो मेरी कंपनी की ही एम्प्लॉय बन जाओ। रूही जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं जॉबलेस ही ठीक हूँ। ऋषि फिर से कहा, एक बार और सोच लो, क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी कंपनी ने हायर नहीं किया है। रूही उसकी बात सुनकर वो थोड़ी सोच में पड़ गई। उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आई कि अगर वो जॉब नहीं करेगी तो उसकी शादी कर देंगी। इतना सोचते हुए ऋषि को देखने लगी, पर ऋषि को देखकर उसका मन बदल गया और फिर से रिजेक्ट करते हुए बोली, मैं ऐसे ही रह लूंगी, चलेगा, पर तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करूंगी। ऋषि की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी स्माइल देखकर उसे और भी गुस्सा आने लगा और बोली, तुम मुस्कुराना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ऋषि फिर से मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो मैं स्माइल कर रहा हूँ, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। रूही और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और टेबल से खड़ी होते हुए बोली, तुम ये फालतू ट्रिक ट्राई करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ऋषि थोड़ा सोचे हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। रूही उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि उसकी बात इतनी आसानी से मान गया था। ऋषि चेयर से खड़े होते हुए एक तिरछी स्माइल करके कहा, मुझे तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, सीधा वाइफ बना लेनी चाहिए, ये सही रहेगा। रूही उसकी बात सुनकर और हैरान हो गई और बोली, तुमने अभी क्या कहा? ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, जो तुमने अभी सुना, मेरी वाइफ। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और टेबल पर रखी पानी का ग्लास उठाकर ऋषि के चेहरे पर फेंक देती है और गुस्से में कैफे से निकल जाती है। और ऋषि बिना कोई एक्सप्रेशन की स्माइल किए जा रहा था। वहीं जुनून बात ले चुकी थी, इसलिए वो अपने कपड़े को पहनने के लिए रूम में आई। जुनून अभी वार्डरोब में थी। जुनून उस वार्डरोब में हॉट लग रही थी। उसका गोरा पैर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। जुनून के गीले बाल भी उसकी खूबसूरती को और सजा रहे थे। जुनून लगेज को अपने पूरे रूम में ढूंढ रही थी, पर उसे अपना लगेज कहीं नहीं मिला। जुनून परेशान हो गई और बेड पर बैठते हुए अपना सिर झुकाए बालों में हाथ डाले हुए याद करने की कोशिश करने लगती है कि उसने अपना लगेज कहाँ रखा है। जुनून को फिर भी याद नहीं आया और वो गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए बोली, मेरा लगेज कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने अपना लगेज कहाँ रखा है। जुनून थोड़ा सोचते हुए बोली, हो सकता है कि मैंने अपने लगेज को सीईओ सर के रूम में रखा हो। जुनून ये सोचकर कि उसका लगेज हसरत के रूम में होगा तो वो उस लगेज को अपने रूम में मंगवा लेगी, इसलिए जुनून हसरत को कॉल करने लगती है, पर हसरत कॉल नहीं पिक कर रहा था। जुनून इम्पेशंस होकर बोली, सीईओ सर, पिक अप द फोन। वहीं हसरत का फोन बेड पर पड़ा, रिंग हुए जा रहा था, पर वो रिंग बाथरूम तक नहीं पहुंच रही थी। हसरत अभी भी सावर ले रहा था। जुनून रूम में बेड पर बैठी इम्पेशंस होकर बार बार कॉल किए जा रही थी, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जुनून बेड से खड़ी हो गई और बोली,
लगता है मुझे ही अपना लगेज लेकर आना पड़ेगा। जुनून इतना बोलकर रूम से जाने लगती है। पहले तो वो अपना रूम का डोर धीरे से खोलते हुए अपना सिर बाहर निकालते हुए बाहर कॉरिडोर में झांक रही थी। जुनून बाहर ऐसे देख रही थी जैसे कोई चूहा बिल में से बाहर निकलने जा रहा हो। जुनून बाहर किसी को ना देखकर वो आस पास देखते हुए अपने धीमे कदमों से अपने रूम से बाहर निकल गई। जुनून अगले ही पल हसरत के रूम के बाहर खड़ी थी। वो तुरंत ही हसरत के रूम में घुस गई। जुनून हसरत को उसके रूम में ना देखकर वो अपने लगेज को ढूंढने लगी, पर हसरत के लगेज के अलावा रूम में और कोई लगेज नहीं था। तभी अचानक जुनून को याद आया कि उसका लगेज एयरपोर्ट पर ही छूट गया। जब जुनून लगेज चेकिंग के लिए अपना लगेज और हसरत के लगेज को चेकिंग मशीन पर रखती थी और जुनून बस लगेज आने का वेट कर रही थी, वही हसरत कार में जाकर बैठ गया था। जुनून काफी देर से वेट कर रही थी। तभी वो पीछे मुड़कर कार को देखने लगी, जिसमें से हसरत गुस्से में उसे ही घूर रहा था। जुनून उसकी घूरती नजर को समझ गई कि वो अब जुनून का ज्यादा देर तक नहीं वेट कर सकता था। तभी जुनून की नजर हसरत के लगेज की तरफ पड़ी और जुनून बिना कोई देर किए लगेज को उठा लेती है और जल्दबाजी दिखाते हुए कार में बैठ जाती है। और जुनून उसी जल्दबाजी में अपना लगेज भूल गई थी। जुनून ये याद करते हुए खुद पर गुस्सा करने लगती है और गुस्से अपने बालों को खींचने लगी और बोली, क्या जरूरत थी मुझे जल्दबाजी दिखाने की? अब मैं क्या पहनूंगी? और तो और उसमें मेरे सारे के सारे न्यू ड्रेस थे और मैंने एक बार भी पहना नहीं था। क्या मुझे पूरे ट्रिप पर वार्डरोब में ही रहना पड़ेगा? जुनून गुस्से में अपने बालों और भी जोर से खींचते हुए गुस्से में बोले जा रही थी कि मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। जुनून भूल ही गई थी कि वो अपने रूम में नहीं, हसरत के रूम में खड़ी थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी वो शॉक्ड रह गई। वही हसरत ठीक उसके सामने ही खड़ा था। हसरत की इंटेंस आंखें एक तक जुनून को ही घूर रही थी। जुनून किसी बेवकूफ की तरह अपने सर में हाथ डाले खड़ी थी। बाल खींचने की वजह से उसका पूरा बाल बिखर चुका था, जिसकी वजह से वो एक पागल लग रही थी। उसी वक्त जुनून अपने होश में आते ही एक अजीब सी फीकी स्माइल देकर अपने बालों को प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर बताइए। लेती है। हसरत जुनून को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने सर्द आवाज में कहा, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने आई हो? हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ बढ़ गया। हसरत को अपनी तरफ आता देख जुनून डर गई और बोली, नहीं, मैं यहाँ अपना लगेज लेने आई थी। तभी जुनून की नजर हसरत के बॉडी पर गई। हसरत ने सिर्फ पैंट पहना हुआ था और उसके ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था। जुनून अपने आंखों के सामने हसरत की मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी थी। उसे देखकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई। जुनून ने हसरत को शर्टलेस लिखा था, पर उसने हसरत की बॉडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दी थी। हसरत अगले ही पल जुनून के बेहद ही करीब आ गया और कहा, क्या तुम मुझे एक्सक्यूज दे रही हो मेरे पास आने के लिए? जुनून हसरत के बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो बस हसरत के पैर को देख रही थी जो उसके बेहद ही करीब आ रहे थे। जुनून एकदम से डर गई और हसरत को खुद से दूर करने के लिए जुनून गलती से अपना हाथ हसरत के चेस्ट पर रख देती है। जुनून के हाथ रखते ही हसरत की धड़कनें तेज हो गई और जुनून की भी आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं। वो अपने हाथों को देख रही थी जो हसरत के चेस्ट पर थे। उसी पल हसरत ने जुनून के कमर को पकड़कर अपने खुद में सटा लिया। अब जुनून की भी धड़कनें रफ्तार पकड़ ली थी। वो दोनों ही एक दूसरे की धड़कनों की आवाज फील कर पा रहे थे। हसरत ने उसे तुरंत ही जुनून को अपने गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा और खुद उसके ऊपर आ गया। जुनून हसरत को घबराती नजरों से देखने लगी। हसरत जुनून की आंखों में देखते हुए उसका वार्डरोब को खोल दिया। जुनून ने वार्डरोब के हवाला कुछ नहीं पहनी हुई थी। जुनून और भी ज्यादा घबरा गई और हसरत को देखते हुए घबराई आवाज में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर रही मुझसे। उसके इतना बोलते ही हसरत ने एक हाथ जुनून के वार्डरोब के अंदर डालकर कमर को पकड़ दिया और दूसरे हाथ से जुनून के वार्डरोब के बाहर से उसका पीठ होल्ड करके तुरंत ही पलट गया और जुनून को अपने ऊपर कर लिया और हसरत उसके नीचे आ गया। जुनून के बॉडी पर बस ऊपर से ही वार्डरोब से ढकी हुई थी। हसरत ने जुनून को वार्डरोब के अंदर से जुनून का कमर होल्ड किया हुआ था। जुनून हसरत को और भी हैरानी से देखने लगी, पर उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि उसने वार्डरोब के अलावा कुछ नहीं पहनी हुई थी और वो भी अब खुल चुका था। और वैसे ही जुनून हसरत के ऊपर लेटी थी। जुनून को अब हद से भी ज्यादा शर्म आ रही थी। हसरत जुनून को देखते हुए एक तिरछी स्माइल कर दिया। जुनून हसरत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर हसरत तुरंत उसे और भी टाइट होल्ड कर लिया। जुनून घबराते हुए बोली, सीओ सर, मुझे छोड़ दीजिए, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। जुनून का सिर हसरत के सीने पर था। जुनून हसरत से काफी छोटी थी। हसरत उसकी बात पर एक इविल स्माइल करने लगा। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। हसरत जुनून को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे रूम में बाथरोब क्यों पहनकर आई हो और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जुनून उसकी बात सुनकर उसे खुद पर शर्म आने लगा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कही, वो मेरा लगेज एयरपोर्ट पर ही छूट गया है और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है और मुझे लगा कि मेरा लगेज आपके रूम में होगा, इसलिए मैंने आपको कई बार कॉल किया था, पर आपने मेरा कॉल पिक नहीं किया और मुझे आपके रूम में आना पड़ा। हसरत उसकी बात सुनकर जुनून को कमर से ही थोड़ा अपने ऊपर खींच लिया, जिससे जुनून का चेहरा हसरत की आंखों के सामने आ गया। जुनून हसरत की गहरी आंखों में देखने लगी। हसरत भी जुनून की नशीली आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आओगी, जैसे तुम आज आई हो। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मेरा फायदा आराम से उठा सकती हो।
उसकी बात सुनकर जुनून की आंखों में एक अलग सा ही इमोशन देखने लगा, पर वो अपनी नजरें तुरंत ही हसरत के चेहरे से हटा लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। हसरत जुनून को अपने तरफ से मुंह फेरता देख उसका चेहरा सख्त हो गया। उसी पल हसरत पलटे हुए जुनून को अपने नीचे कर लिया। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत का पूरा भार जुनून पर था। हसरत और जुनून के बीच थोड़ी सी भी हवा जाने की जगह नहीं थी। हसरत ने अपने सर्द आवाज में कहा, ऐसे ही तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे ही होनी चाहिए, किसी और की तरफ नहीं, तो तुम सिर्फ मुझे यानी हसरत सिंघानिया को ही देखोगी। हसरत जुनून की बॉडी से इतना सटा था कि जुनून को बहुत शर्मनाक लग रहा था और हसरत की बातें तो और भी उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। हसरत ये चीज जुनून के फेस पर नोटिस कर लिया था, पर हसरत ने एक ईविल स्माइल करते हुए जुनून को टाइटली गले लगा लिया। जुनून को और भी अनकंफर्टेबल होने लगा और हसरत को खुद से दूर करने लगी। जुनून समझ गई कि हसरत ये जानबूझकर कर रहा था। जुनून हकलाते हुए बोली, सीओ सर, प्लीज मेरे ऊपर से हट जाइए, आप बहुत भारी है। हसरत उसकी बात सुनकर जुनून को और भी टाइटली कस लिया, जिससे जुनून के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। हसरत जुनून की बॉडी की खुशबू अपने सांसों के अंदर भरते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत रिलीफ देती है और पागल भी करती है। जुनून उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई। हसरत जुनून की घबराहट को महसूस कर पा रहा था, लेकिन हसरत को उसके इतने पास रहकर उसे कुछ लगा सा ही फील हो रहा था। उसी पल हसरत ने एक हाथ से जुनून के बाल को सहलाने लगा और उसके फॉरहेड पर एक किस करते हुए जुनून का चेहरा देखने लगा। जुनून का चेहरा बहुत इनोसेंट लग रहा था। हसरत बिना कोई भाव के साथ जुनून के वार्डरोब को पकड़ लिया और जुनून की बॉडी से उठने से पहले हसरत ने जुनून की आंखों में देखते हुए जुनून का वार्डरोब से उसकी बॉडी को ढक दिया और वार्डरोब को बंद किया और हसरत जुनून के पास खड़ा हो गया और कहा, तुम यहाँ से हिलना भी मत जब तक मैं आ नहीं जाता। जुनून हैरानी से हसरत को देखकर बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? हसरत ने बिना कोई रिएक्शन के कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर आ जाऊं? जुनून तुरंत बहुत मासूमियत से अपना सर ना में हिला देती है। हसरत उसे देखकर एक तिरछी स्माइल आ गई। हसरत अपना शर्ट पहना और उसके ऊपर से अपने कोट को पहनते हुए अपने एक हाथ को झटकते हुए अपने पीछे का गर्दन सहलाते हुए रूम से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रूही सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी मॉम सर पर एक चमाट मारते हुए बोली, तू टीवी देख रही है, क्या हुआ? तेरे जॉब का मिला कहीं? रूही मार खाते ही अपने सर को सहलाते हुए बोली, मॉम आप मुझे सर पर क्यों मारती है? आप मुझसे नॉर्मली भी तो पूछ सकती है। रूही की मॉम फिर से मारते हुए बोली, अपना बकवास बंद कर, अगर तुझे जल्दी जॉब नहीं मिली तो मैं तेरे लिए एक लड़का ढूंढ लूंगी। रूही सोफे से गुस्से में खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मॉम मैं ढूंढ रही हूँ ना, आपको इतनी जल्दी क्या है? उसकी मॉम मुकुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, हाँ मुझे जल्दी है तेरी शादी करने की। उनकी बात सुनकर रूही गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी उसकी मॉम रूही को रोकते हुए बोली, रुक, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। रूही अपने मॉम की बात सुनकर गुस्से में अपना आंख बंद करके गुस्से को शांत करते हुए बोली, हाँ अभी लाती हूँ। इतना बोलकर किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ हसरत सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था और उसके पीछे एक आदमी सर झुकाए खड़ा था। हसरत के सामने 10 से 15 लड़कियां अपने हाथ में बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेस पकड़े खड़ी थी। हसरत अपने अपने कोल्ड आंखों से उन ड्रेस को देख रहा था। हसरत की नजर एक ड्रेस पर जाकर टिक गई और ड्रेस पकड़ी लड़की को इशारा कर दिया। हसरत का इशारा समझकर वो लड़की उस ड्रेस को लेकर चली गई। तभी हसरत ने अपने पीछे खड़े आदमी से कड़क आवाज में कहा, ऑल द ड्रेसेस ऑफ द सेम साइज शुड कम टू माय रूम। उस आदमी ने सिर झुकाते हुए कहा, ओके सर। ड्रेस पकड़ी लड़की ने अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी मिस्टर हसरत सिंघानिया, we do not have dresses of this size available right now because we had only one piece dress of small size which you have just taken. हसरत उसकी बात सुनकर उसका चेहरा डार्क हो गया और कहा, I don't care if you have dresses of this size or not, but I want them in my room. हसरत की भयानक आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। हसरत सोफे से खड़े होते हुए बहुत स्टाइल से अपने कोट को सही करते हुए जाने लगा। तभी उसके कदम अपने जगह पर ही रुक गए। वही जुनून हसरत के रूम में इधर से उधर टहल रही थी। जुनून खुद को देखकर बोली, उनके ऊपर रहना कितना शर्मनाक लग रहा था, वो भी बिना कपड़ों के। जुनून हसरत पर गुस्सा करते हुए बोली, मिस्टर क्रुएल कितने बेशर्म है और उनका बिहेव मुझे समझ नहीं आता कि वो। उसी वक्त उसके पीछे से एक सख्त आवाज आई, तुम्हें मेरे बिहेव के बारे में क्या समझ नहीं आता, मैं समझाता हूँ। जुनून हसरत की आवाज सुनकर डर गई और घबराते हुए हसरत को देखने लगी। हसरत का सवाल सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। उसी पल हसरत उसके पास आ गया। उसके पास आने से जुनून घबरा गई। जुनून घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं समझना है तो थोड़ा मुझसे दूर रहिए। उसकी बात सुनकर हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए उसके और करीब आ गया। जुनून आंखें और भी घबरा गई। हसरत जुनून के हाथ में एक कैरी बैग थमा दिया। जुनून उस कैरी बैग को देखने लगी। हसरत ने नॉर्मल वे में कहा, जाओ ड्रेस चेंज कर लो। हसरत की बात सुनकर जुनून तुरंत बाथरूम में चली गई। जुनून जैसे ही ड्रेस चेंज करके रूम में आती है पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। जुनून शर्म से अपने मन में बोली, इन्हें मेरी इनरवेयर की साइज कैसे पता चली जबकि उन्होंने मुझे देखा तक नहीं है। ये सब सोचते हुए जैसे ही वो सामने की तरफ देखी
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जुनून की आंखों के सामने एक बड़ा लुक्सर हैंगर था जिसमें उसके साइज के बहुत सारे कपड़े टांगे हुए थे। वहीं हसरत सोफे पर बैठा अपने आईपैड में देख रहा था। जुनून के आते ही हसरत जुनून को तरफ देखने लगा और कहा, लगता है तुम्हें सब कुछ परफेक्ट आया है। जुनून उसकी बात सुनकर उसे और भी शर्मा गया। जुनून के पास कोई जवाब नहीं था। जुनून हैंगर की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपने इतने सारे कपड़े क्यों मंगवाई है जबकि हमें कल ही यहाँ से निकलना है। हसरत गुस्से में कहा, अगर तुम्हें ये कपड़े नहीं चाहिए तो इसे जला दो। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं इन्हें रख लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने रूम में बैठी अपने मॉम की बात सोच रही थी। रूही सोचकर परेशान हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरी सोलमेट, तू कहाँ है? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। अगर तू होती तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। अचानक ही उसके दिमाग में ऋषि की बात याद आई और कुछ देर सोचने के बाद वो एक तिरछी स्माइल करने लगी और बोली, ऋषि सिंघानिया, मैं तुम्हें कंपनी में आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हसरत और जुनून एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और उसके सामने कई सारे बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट बैठे थे और कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग सामने के प्रोजेक्टर को देख रहे थे और प्रोजेक्टर के पास खड़ा एक शख्स लाइव प्रोजेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा था। मीटिंग कुछ ही देर में खत्म हो गई और सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे थे। हसरत और जुनून भी वहां से निकाल चुके थे। वो दोनों जैसे ही अपने कार में बैठने जाते हैं वैसे ही किसी की आवाज आई, मिस्टर हसरत सिंघानिया, क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑफ माय सीईओ। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।